प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 6 में वर्णित कवि त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कवि त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती को पढ़ा है। इस कविता का भावार्थ ग्रहण किया है, इसका अर्थ ग्रहण किया है, इसको बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। तो लीजिए आज हम इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। हमने देखा चंपा ने कहा कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा ने कहा कलकत्ते पर बजर गिरे, ऐसा क्यों कहा? कवि ने चंपा से कहा कि उसका विवाह होने जा रहा है, उसे पढ़ना लिखना सीख लेना चाहिए। तो चंपा ने कहा कि सबसे पहले तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और यदि मैं विवाह करूंगी भी तो मैं अपने पति को अपने पास ही रखूंगी। कवि ने कहा कि यदि उसका पति उससे दूर कलकत्ता जाकर के रोजगार संबंधी कोई कार्य करता है, अपनी जीविका उपार्जन संबंधी कार्य के लिए अगर उसका पति कलकत्ता चला जाता है, तो वह अपने पति को पत्र किस प्रकार लिखेगी, उसका संदेशा कैसे प्राप्त करेगी, उसको पत्र लिखकर संदेशा कैसे देगी। इस प्रकार की बात करने पर चंपा कहती है कि पहली बात तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और यदि विवाह करूंगी तो अपने पति को, अपने बालम को मैं अपने साथ ही रखूंगी, मैं उसको कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। क्योंकि कलकत्ता ऐसा महानगर है जहां पर यदि पति रोजगार के सिलसिले में चले जाते हैं तो उनकी पत्नियां गांव में अकेली रह जाती है, और इस प्रकार पति और पत्नी में वियोग कराने का काम कलकत्ता जैसा महानगर करता है। इसलिए चंपा ने कहा कि ऐसे पति और पत्नी में वियोग कराने वाले कलकत्ता पर वज्र गिरे, उसका सर्वनाश हो जाए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कवि ने चंपा से कहा कि उसका विवाह होने के बाद जब उसका पति रोजगार की तलाश में कोलकाता जैसे बड़े महानगर में चला जाएगा, तब तुमको अपने पति को पत्र लिखकर अपने समाचार देने पड़ेंगे, अपना संदेशा देना पड़ेगा, या उसके पति द्वारा जब कोई पत्र उसे लिखा जाएगा तो उस समाचार को जानने के लिए पत्र को पढ़ना पड़ेगा। कवि ने चंपा से पूछा, तब तुम क्या करोगी? तुम पत्रों को कैसे लिखोगी और पत्रों को कैसे पढ़ोगी? यह सुनकर उसने कहा कि पहले पहल तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और यदि मैंने विवाह किया भी तो मैं अपने पति को, अपने पति को अपने पास ही रखूंगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। क्योंकि कलकत्ता पति पत्नी को आपस में दूर दूर कर देता है, कलकत्ता पति पत्नी में वियोग करा देता है। पति कलकत्ता में रहता है, पत्नी गांव में रहती है। इस प्रकार कलकत्ता महानगर पति और पत्नी के बीच में वियोग उत्पन्न कर देता है, परिवार को तोड़ देता है। कलकत्ता परिवार को तोड़ देता है, ऐसा चंपा मानती है कि कलकत्ता परिवार को तोड़ देता है। परिवार को तोड़ने वाले ऐसे कलकत्ता पर वज्र गिरे, यानी उसका सर्वनाश हो जाए। इस प्रकार से चंपा कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, कलकत्ता का सर्वनाश हो जाए। ऐसा कलकत्ता जो पति और पत्नी में, परिवार में वियोग करा देता है, पति और पत्नी को दूर दूर कर देता है, ऐसे कलकत्ता पर वज्र गिरे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने, महात्मा गांधी जी ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कर पाती कि महात्मा गांधी जी पढ़ने लिखने की बात कह रहे होंगे। चंपा को कवि ने बताया कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। कवि के पास जब भी चंपा आती
तो कवि चंपा से बातचीत करते। इस बातचीत के दौरान कवि चंपा को महात्मा गांधी जी के बारे में बताते और वो यह कहते कि महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज की शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए काम कर रहे हैं, वो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं। कवि चंपा को ऐसा बताते। चंपा को कवि ने बताया कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे आदमी तो सदा अच्छी बातें ही कहा करते हैं। चंपा के अनुसार पढ़ना लिखना सीधे साधे और अच्छे इंसानों का काम नहीं है, लेकिन चंपा ये मानती है कि पढ़ना लिखना सीधे और अच्छे इंसानों का, सच्चे इंसानों का काम नहीं है। चंपा का ये भी मानना है कि पढ़ने लिखने वाले लोग अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। उसके मन में तो यह धारणा भी बनी हुई है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे इंसान नहीं हो सकते। पढ़ने लिखने के बाद आदमी चालाक बन जाता है, कपटी बन जाता है, बनावटी व्यवहार करने लगता है और उसमें दुनियादारी की ज़्यादा समझ आ जाती है। तो इस प्रकार से उसका यह भी मानना है कि यह पढ़ाई लिखाई जीवन में किसी काम की नहीं है। साथ ही साथ चंपा यह भी मानती है कि पढ़ना लिखना जीवन में किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं है। अतः अच्छे इंसान होने के नाते गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कह ही नहीं सकते। इसलिए चंपा का यह प्रबल मत है कि गांधी बाबा कम से कम पढ़ने लिखने की बात नहीं कह सकते, क्योंकि चंपा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। चंपा के मन में यह धारणा है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे इंसान नहीं हो सकते और इस प्रकार पढ़ने लिखने की बात यदि गांधी जी कहते हैं तो वो गांधी जी ऐसी बात नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता में कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। हमने देखा कवि त्रिलोचन जी बहुभाषा विज्ञ हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता है और साथ ही साथ वो ठेठ गांव के जुड़े हुए शब्दों को सहजता और सरलता से इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि कोई भी काव्य पाठक के हृदय को बहुत ही सहजता से प्रभावित कर जाता है। इस कविता में भी कवि ने चंपा, जो गांव की एक भोली भाली लड़की है, जो एक अनपढ़ लड़की है, एक नटखट और चंचल बालिका है, उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले उसमें बताया है कि चंपा निरक्षर है, वह पढ़ी लिखी नहीं है और वह पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती। कवि जोर देकर कहता है कि चंपा पढ़ लो, लिख लो, बहुत काम आएगा, गाढ़े हारे काम सरेगा, लेकिन चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा सुंदर है, चंपा शारीरिक रूप से सुंदर है और वह परिश्रमी लड़की है, गांव की भोली भाली लड़की है। वह अपने पिता के गाय और भैंसों को चराने का काम करती है, पिता की मदद करती है, परिश्रम करती है और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। चंपा स्वभाव से नटखट है, चंपा स्वभाव से चंचल भी है, चंपा स्वभाव से शरारती भी है और वह उद्यमी भी है। चंपा नटखट है, चंचल है, शरारती है, उद्यमी है और वह कवि के कभी तो कागज छिपा देती है और कभी उसकी कलम छिपा देती है। कवि की कलम को जब चंपा छिपा देती है और कवि अपनी कलम को तलाश करके लाता है और वापस आकर देखता है कि चंपा उसके कागज छिपा देती है। तो इस प्रकार से वह नटखट है, चंचल है, शरारती है और उद्यमी भी है। चंपा साक्षरता विरोधी है और पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता और पढ़ने लिखने की बात भी उसको नहीं सुहाती, उसको अच्छी नहीं लगती। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता, उसके लिए पढ़ना लिखना एक व्यर्थ का काम है। जीवन में पढ़ने लिखने की कोई उपयोगिता वो नहीं मानती, उसके लिए पढ़ना लिखना किसी भी प्रकार से उपयोगी और महत्वपूर्ण नहीं है। चंपा में आत्मीयता है,
व्यवहार में आत्मीयता है, वह लोगों से सच्चा स्नेह करती है और वह भोली भाली लड़की है। साथ ही साथ चंपा स्पष्ट बोलती है। जब कवि ने कहा चंपा पढ़ लो, तो उसने स्पष्टता से कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने कहा तुम्हारा ब्याह होगा, तुम गोने जाओगी, तो चंपा ने फिर मना कर दिया कि मैं ब्याह नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से चंपा स्पष्ट बोलने वाली है। जो बात उसे ठीक लगती है उसको मुंह पर ही स्पष्ट रूप से बोल देती है। कलकत्ता जैसे महानगर का वह सर्वनाश चाहती है, क्योंकि परिवारों में बिखराव करना, परिवारों को तोड़ना, पति पत्नी में वियोग की स्थिति उत्पन्न करना, कलकत्ता जैसे महानगर, और इसी कारण से कलकत्ता जैसे महानगर का चंपा सर्वनाश चाहती है। परिवारों को खंडित कर देने वाले कलकत्ता जैसे नगरों से उसे घृणा है। वह कहती है कलकत्ता पर वज्र गिरे। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा? आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी? आपके विचार से। प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। आपकी रचनाशीलता बहुत प्रखर है। आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और ज्ञान अर्जित करने की श्रृंखला में अभी भी निरंतर संलग्न है, प्रयासरत हैं। हमने जीवन में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ अर्थ ग्रहण किया है, जो कुछ समझा है, जो हमारी रचनात्मकता है, जो हमारी विचारशीलता है, जो हमारी कल्पनाशीलता है, उसका उपयोग करते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय हम क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से, बिंदुवार अपने स्वयं के शब्दों में यदि उत्तर देंगे तो हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। इस प्रश्न में पूछा है कि आपके विचार से, इसलिए आपके विचार से का आशय यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी का विचार अपना अलग है, उसका प्रत्येक विद्यार्थी का अपना विचार, मौलिक विचार है, और वह अपने विचार के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? तो बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन कुछ संभावित उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है। चंपा पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं मानती। जब कवि उसे कहते हैं कि चंपा पढ़ लो, संदेशा दोगी, जब तुम अपने पति को अपना समाचार भेजोगी तो किस प्रकार से पत्र लिखोगी, और उसका संदेशा जब पाओगी तो कैसे पत्र पढ़ोगी? तो इसलिए पढ़ लो, गाड़े हारे काम सरेगा। जब बहुत कठिन स्थिति होगी, विपत्ति का समय होगा, तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। मेरे विचार से ऐसा हो सकता है कि चंपा के परिवार में अथवा उसके आसपास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा। कवि पढ़े लिखे हैं, चंपा को बार बार पढ़ने लिखने की बात कहते हैं, उसको, जिससे वह पढ़ने लिखने की उपयोगिता व महत्व को नहीं समझ पाती। चंपा के परिवार में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होने के कारण से वह पढ़ने लिखने की उपयोगिता को नहीं समझ पाती, पढ़ने लिखने की ताकत को, पढ़ने लिखने की शक्ति को वह नहीं समझ पाती, इसके महत्व को वह नहीं समझ पाती। दूसरी बात यह थी कि उसने ऐसी धारणा बना रखी थी कि पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे अच्छे इंसान नहीं होते। उसने ये धारणा बना रखी थी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ उसने यह धारणा भी बना रखी थी कि पढ़ लिख कर लोग चालाक बन जाते हैं, कपटी बन जाते हैं और स्वार्थी बन जाते हैं। चालाक बनना, स्वार्थी बनना, कपटी बनना, और ऐसा सब होता है पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों के साथ में, ऐसा सोचती थी चंपा। इस कारण से उस भोली भाली बालिका चंपा ने कभी पढ़ने के लिए नहीं कहा होगा। इस प्रकार आप भी अपने विचार के अनुसार, अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी कल्पनाशीलता के साथ में अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी हमें अपनी रचनात्मकता का, अपनी कल्पनाशीलता का, अपनी तर्कशीलता को ही प्रस्तुत करना होगा। हमें अपने विचार से सोचना होगा कि गांव की भोली भाली बालिका
जिसे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले कवि त्रिलोचन जी जैसे व्यक्तित्व उपलब्ध हैं, वो बार बार उससे पढ़ने लिखने का आग्रह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए तत्पर नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए राजी नहीं होती है। और उसके विपरीत वह कवि को इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में मना करती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो हमें इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि से कैसे बात करती। जैसा कि हमने देखा, कवि ने जब उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा तो उसने स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में उसने कवि से कह दिया, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से इतने खुलेपन से बात नहीं कर पाती, वह मुंह पर ही स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल पाती। वह समझ जाती कि कवि एक विद्वान व्यक्ति है और कवि के साथ उसका व्यवहार सम्मानजनक होता है, उसके मन में सहज शालीनता होती और कवि के साथ खूब सोच समझ करके विनम्रता के साथ वह बात करती। जिस प्रकार पढ़ा लिखा व्यक्ति आपस में पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बात करता है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देता है, एक दूसरे की बात को सुनता है, समझता है, और यदि बात ठीक है तो उस बात को सहजता से मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, ग्राह्य कर लेता है, उस प्रकार का व्यवहार चंपा में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से वह बड़ी शालीनता से बात करती, विनम्रता से बात करती, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करती और कवि के द्वारा कही गई बात को समझने का प्रयास करती। अगला प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। कवि ने इस कविता में जो पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियां हैं उनकी किस प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों के जीवन की विडंबना का वर्णन किया है। ये स्त्रियां अनपढ़ होती हैं, अपने गांव या आसपास काम न मिलने पर, खेतीबाड़ी का काम न मिलने पर, रोजगार का काम न मिलने पर उनके पति रोजगार की तलाश में कलकत्ता जैसे महानगरों में चले जाते हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपनी जीविका अर्जन करने के लिए ऐसी परिस्थिति में कलकत्ता जैसे महानगरों में लोग चले जाते हैं। स्त्रियों को गांव में घर पर अकेले रहते हुए अपने पति से दूर रहना पड़ता है। उन्हें अनेक पारिवारिक तथा आर्थिक संकटों से भी जूझना पड़ता है। कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां उनके सामने आती है, कई प्रकार के पारिवारिक संकट से उनको जूझना पड़ता है और दूर होने की वजह से, निर्धनता की वजह से, दूर होने की वजह से, निर्धनता की वजह से उनके पति जल्दी घर पर भी नहीं आ पाते और उन स्त्रियों को अपने पति के वियोग का कष्ट सहन करना पड़ता है। दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि ये स्त्रियां अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो ऐसी स्थिति में अनपढ़ होने के कारण ये पत्र व्यवहार भी नहीं कर पाती, अपना पत्र लिख करके संदेशा नहीं भिजवा सकती, अथवा सामने जो व्यक्ति दूसरी जगह पर रह रहे हैं अगर वो अपना संदेशा पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उस पत्र को भी ऐसी महिलाएं नहीं पढ़ पाती और इस प्रकार से अनपढ़ होने के कारण से पत्र व्यवहार भी महिलाएं नहीं कर पाती। तो इस प्रकार का इन महिलाओं के बारे में कवि ने बताया है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में भी आपकी रचनात्मकता, आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए आपसे उत्तर अपेक्षित है और आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी रचनात्मकता और अपनी कल्पना शक्ति से ही लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक लड़की यदि पढ़ी लिखी नहीं होती तो स्वाभाविक ही है कि वह न तो अपना संदेश
यानी अपना पत्र किसी को भेज सकती है और न किसी का भेजा हुआ पत्र ग्रहण ही कर सकती है। अगर वो किसी का भेजा हुआ पत्र ग्रहण नहीं कर पाती और बिना पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में अपने कष्टों की बात अपने माता पिता तक पत्र लिखकर, पत्र के माध्यम से नहीं पहुंचा सकती, वह अपने मन की पीड़ा अपने पति को भी नहीं लिख पाती। पत्र लिखवाने के लिए उसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। देखा हमने अनपढ़ महिला की बहुत सारी परेशानियां हैं। वह लिख नहीं सकती, मन के उद्गारों को लिख करके व्यक्त नहीं कर सकती, अथवा जो उसे पत्र प्राप्त हुआ है उस पत्र को पढ़कर उस पत्र में क्या समाचार लिखा है इस समाचार को भी वो ग्रहण नहीं कर पाती। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है जो उनके पत्र को पढ़ दे। ऐसे व्यक्ति से पत्र लिखवाते समय भी वह अपने मन की पूरी बातें नहीं लिख सकती। किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जब कोई महिला अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करना चाहे तो बहुत सारे संकोचवश बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को वो वहाँ पर अंकित नहीं करवा सकती, उनको नहीं लिखवा सकती। उन बातों को तो उसे अपने पति के घर आने तक मन में ही रखना पड़ता है और इस प्रकार उसे विरह का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। विरह का आशय है पति अलग स्थान पर रह रहे हैं, पत्नी दूर अलग स्थान पर रह रही है। तो पति पत्नी दोनों के दूर दूर रहने पर जो विरह होता है उसको सहन करना पड़ता है। यहाँ संदेश भेजने और ग्रहण करने के साधन रूप में पत्र व्यवहार पर ही विचार किया गया है। आज टेलीफोन का ज़माना है। पत्र भेजने का जो कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है और पत्र भेजना, पत्र लिखना ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज समय बदल रहा है, तकनीकी के युग में अब मोबाइल और टेलीफोन का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है। आज टेलीफोन और मोबाइल के प्रयोग ने इस समस्या को कुछ हद तक दूर कर दिया है। फिर भी पत्र लिखना, अपने समाचार, अपने संदेश, अपने भाव व्यक्त करना आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। आप इन प्रश्नों को हल करते समय, इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करें। यथासंभव किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ करके, उसका भावार्थ समझ करके, उसका गूढ़ार्थ समझ करके, उसका निहितार्थ समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। अपने शब्दों में सारगर्भित रूप में, बिंदुवार, तार्किक और व्यवस्थित क्रम में जब आप अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में श्रेष्ठतम अंकों की प्राप्ति होगी। आप अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन बहुत अच्छी तरह से जारी रखें, लगातार करते रहें। इन वीडियोज़ का उपयोग करें। इन वीडियोज़ का उपयोग करने के लिए अपने साथी सहपाठियों को भी आप प्रेरित करें, उन्हें भी इनके बारे में बताएं, जिससे कि वे भी इनका अधिक से अधिक लाभ उठा करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा पक्का और ज़्यादा बढ़िया कर सकें। अगले वीडियो में हम दुष्यंत कवि के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।